तो मेरे भाई बोरुटो मांगा में जो सबसे बड़ा विलन रहा है अब तक का, मतलब बोरुटो पार्ट 1 और बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स दोनों को कंसिडरेशन में लेते हुए अगर मैं बात करूं कि कौन सा सबसे बड़ा विलन रहा है अब तक का बोरुटो मांगा में, तो वो मेरे भाई है इशिके उत्सुत्सुकी। हाँ, मोमोशिकी सबसे बड़ा विलन था अभी तक मेरे को, मतलब मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि मेरा फेवरेट विलन अभी तक मोमोशिकी मेरा भाई चिक्की बॉय ही है। पर मोमोशिकी का रोल, मोमोशिकी किस तरीके से हैंडल किया है वो थोड़ा मतलब बदला है, बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बदला है। हमको बताइए किस तरीके से मोमोशिकी ने इवेट किया था किनशिकी के साथ नारुतो वर्स को या अर्थ को, और एक तरीके से कागे ओत्सुत्सुकी को पता था कि किस तरीके से उसके पीछे कोई ना कोई तो ओत्सुत्सुकी क्लैन से आएंगे ही, तो इस वजह से वो ज़ाइत्सुका आर्मी क्रिएट कर रही थी वहां पर, वो सब सारी चीजें चल रहा था। पर मोमोशिकी का सिचुएशन को पता है कि मोमोशिकी को इवेंचुअली नारुतो और सब सारे जो कागेज है, जो हमारा भाई नारुतो है, सास्के है, वो सब सारे लोग इवेंचुअली मिल के बोरुटो के साथ, हमको बोरुटो भी वहां पर दिखाई दे रहा था, तो वो सब सारे मिल के हमारे भाई मोमोशिकी को हरा देते हैं। मोमोशिकी जाते जाते वो बेसिकली अपना कार्मा प्लांट करता है बोरुटो में, ताकि वो किसी न किसी दिन रेजरेक्ट कर पाए अपने आप को, और उस तरीके से वहां पर पूरा मोमोशिकी का एस्पेक्ट खत्म हो गया था। ऐसा हमको लग रहा था खत्म हो गया था, पर हम देखते हैं कि मोमोशिकी इस पूरे सीरीज में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था बोरुटो के ऊपर पोजीशन लेने के लिए, वो सब सारी चीजें। तो हाँ, हमेशा मोमोशिकी हमारा लेजेंडरी भाई रहेगा ही, वो हमारा लेजेंडरी विलन है। पर मैं बोलूं अगर तुझको सच में, तो सबसे बड़ा जो विलन रहा है अब तक का पूरे बोरुटो सीरीज में वो है इशिके उत्सुत्सुकी। इशिके उत्सुत्सुकी ने कारा ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके एक तरीके से वो अपने आप को रेजरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कावाकी के बॉडी के अंदर। उसने अपने आप के लिए एक वेसल भी फॉर्म किया था जिसके जरिए से वो रेजरेक्ट हो पाए। हमने कार ऑर्गेनाइजेशन में इनर का कॉन्सेप्ट देखा था, आउटर का कॉन्सेप्ट देखा था। ये एक अच्छे तरीके से, हालांकि मैं बोलूंगा कि उतने डेप्थ में बताया नहीं गया है, पर हाँ ठीक ठाक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें स्ट्रक्चर था इनर एंड आउटर का कि किस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है। हमको विक्टर दिखाई दे रहा था, काशिन कोजी दिखाई दे रहा था, डेल्टा दिखाई दे रही थी, हमको हमारा भाई जीगन दिखाई दे रहा था। हमारे भाई इशिके उत्सुत्सुकी ने टेम्पररी की एक मंक, जो जीगन नाम का मंक है, उसके ऊपर पोजीशन लिया था। द ग्रेट साइंटिस्ट, द लेजेंडरी लाइटर सेज, हमारा भाई सुट्टा मैन AKA आमादो भी इस पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। हालांकि उसका पूरा मोटिव मतलब डिफरेंट था, वो अपने बेटी को रिवाइव करना चाहता था, वो सब सारी चीजें। इवेंचुअली वो कार ऑर्गेनाइजेशन को डिफेक्ट करके चाहता है कोनोहा विलेज में, वो सब सारी चीजें होता है। बट द एंड ऑफ द डे इशिके उत्सुत्सुकी का जो स्टोरी था वो काफी इंटरेस्टिंग था। हमको पता चल रहा था कि वो कागे उत्सुत्सुकी के साथ आया था अर्थ के ऊपर। हमको यहाँ पर पता चल रहा था किस तरीके से डिवाइन ट्री को कल्टीवेट किया जाता है, और हमको उत्सुत्सुकी क्लैन के बारे में थोड़ा पता चल रहा था। यहाँ पर हमको बोरुटो में पहली बार उत्सुत्सुकी क्लैन के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता चल रहा था। हमको यहाँ पर यह पता चला था कि कागे उत्सुत्सुकी ने एक तरीके से बिट्रे किया था इशिके उत्सुत्सुकी को, और उसको जान से मारने का कोशिश किया था। इशिके उत्सुत्सुकी ने अपने सुकना हिप्नो एबिलिटी की मदद से वो एस्केप कर पाता है, बैरली एस्केप कर पाता है, और बाद में ये पूरा अपना वो कांड रचता है पूरे बोरुटो सीरीज में अपने कमबैक का। बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमको 10 टेल्स के बारे में पता चला था और जो ओत्सुत्सुकी क्लैन के बारे में पता चला था वो ये है कि ओत्सुत्सुकी क्लैन मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाते हैं पैर में। 2 लोग जाते हैं, हमेशा उन लोग 2 लोग ट्रैवल करते हैं, और उनके साथ हमेशा एक टेंटिल रहता है। टेंटिल एक तरीके से सीडलिंग है जिसके जरिए से डिवाइन ट्री को कल्टिवेट किया जाता है एक प्लेनेट के ऊपर, और डिवाइन ट्री उस प्लेनेट के पूरे रिसोर्सेज को, उस प्लेनेट के सूर्य हिस्ट्री को, सब सारी चीजों को मैनिफेस्ट करता है एक चाकरा फ्रूट में, जिसको कंज्यूम करके ओत्सुत्सुकी क्लैन मेंबर्स अपने आप को एलिवेट करते हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उन लोग इस तरीके से इवॉल्व होते हैं, और उन लोग इवॉल्व होके एक कंप्लीटली सुपीरियर बीइंग बन जाते हैं। हमको ओत्सुत्सुकी शिबा का मेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि कैसे वो एक ओत्सुत्सुकी, एक लेजेंडरी ओत्सुत्सुकी है जो असेंड कर गया है एक तरीके से, उसको अभी अपने बॉडी का भी जरूरत नहीं है। तो वहां पर वो भी चल रहा था कि ओत्सुत्सुकी किस तरीके से असेंशन में जाते हैं या भगवान के स्टेटस पे जाते हैं, या उन लोग किस तरीके से इवॉल्व होते हैं। तो नारुतो वर्सेस इशिके उत्सुत्सुकी का फाइट जो मेरे हिसाब से लेजेंडरी फाइट था, नारुतो अपने बारन मोड में जाके इशिके उत्सुत्सुकी को अपने ट्रू फॉर्म में बेसिकली टैकल करता है, उसके साथ फाइट करता है। ये बहुत ज्यादा एक क्रेजी मोमेंट था। ये पूरे फाइट में हम देखते हैं कि इशिके उत्सुत्सुकी की हार हो जाती है और इशिके उत्सुत्सुकी कंप्लीटली इरेज हो जाता है। तो इशिके उत्सुत्सुकी के जाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली कोड वो बंदा है जो बेसिकली एक मेजर विलन होगा इस पूरे सीरीज में। हम लोग सीरियसली सोच रहे थे कि कोड ये बंदा होगा जो बेसिकली एक डिवोटी था इशिके उत्सुत्सुकी का, जो एक फेल्ड वेसल था इशिके उत्सुत्सुकी का। हम लोग लग रहा था कि ये बंदा डेफिनेटली बहुत ही एक क्रेजी स्ट्रॉन्ग फाइटर बनेगा अपना लिमिटर हटाने के बाद उसके बॉडी के ऊपर से, और वो नेक्स्ट विलन होगा इस बोरुटो सीरीज में या बोरुटो मांगा में। पर ऐसा कुछ भी होते हुए हमको दिखाई नहीं देता है। हमको एदा रिलीज होते हुए दिखाई देती है, एदा के साथ डायमंड भी रिलीज होता है जो बेसिकली साइबॉग है। तो उन लोगों का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, और हम उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद हम देखते हैं कि लव का
एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो गया था एदा को लेके। इवेंचुअली आगे चलते हुए इस सीरीज में हम लोग को ऑमनीपोटेंस का चूतिया हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर बोरुटो और कावाकी का रोल रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से बोरुटो को बेसिकली कोनोहा विलेज छोड़ के जाना पड़ता है। तो बोरुटो पार्ट 1 खत्म होता है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नोट पे, जहाँ पर बोरुटो हालांकि सब सारे चीजें उसके अगेंस्ट था, हालांकि सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में नहीं थे। हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि उसके फेवर में कोई भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन नहीं था। वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड महसूस कर रहा था। हालांकि ये जो ऑमनीपोटेंस का चूतिया था वो सारदा और सुमिरिको पर काम नहीं करता है। सारदा मनाती है सासुके को कि वो बोरुटो को मदद करे, और उसी टाइम पे हम लोग सारदा का मांगे की शारिंगन भी अवेकन होते हुए देख रहे थे। तो हमारा भाई सासुके मान जाता है और वो बोरुटो को बेसिकली कोनोहा विलेज से बचा के वो बेसिकली दूर लेके जाता है। पर ये सब सारे सिचुएशन में बोरुटो का विल टूटता नहीं है। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड कैरेक्टर था। मोमोशिकी ये जब पूरा जो सिचुएशन एस्केलेट हुआ था, जहाँ पर सब सारे उसके ही खुद के फैमिली मेंबर्स, पूरा कोनोहा विलेज उसके अगेंस्ट हो गया था, तब मोमोशिकी काइंड ऑफ वो सिचुएशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि बोरुटो विलिंगली गिव अप कर दे और मोमोशिकी काइंड ऑफ बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजेशन ले ले फिर से। वो वहां पर कोशिश कर रहा था पर वो होता नहीं है। बोरुटो का मेंटल टफनेस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। उस एज में भी बोरुटो काफी टफ था। बाद में वो बोलता है, वो पूरा पार्ट 1 बोरुटो है वो खत्म होता है बोरुटो को बोलते हुए कि मैं झुकूंगा नहीं साला, मैं बोरुटो उज़ुमाकी हूँ, बोलता है, और उस तरीके से खत्म होता है। ठीक है, बोरुटो ट्रू ब्लू वॉर्टेक्स में कोड कोशिश करता है अपना रिवेंज लेने के लिए कोनोहा के ऊपर और बोरुटो के ऊपर, कावाकी के ऊपर, और उसका एम्बिशन है कि वो किस तरीके से इशिके ओत्सुत्सुकी के एम्बिशन को फुलफिल करना चाहता है। हमने देखा था कि इशिके ओत्सुत्सुकी कोड के पास आके बोलता है कि किस तरीके से तू बेसिकली चाक्रा फ्रूट का हार्वेस्ट करके बेसिकली इवॉल्व होना, और तू बाद में एक टाइम आएगा जहां पर तू एक असेंट कर जाएगा गॉडहुड पे, वो सब सारी चीजें। पर यहाँ पर कुछ कोड का कुछ काम नहीं आता है यार। यहाँ पर कोड कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है। हम देखते हैं कि बोरुटो आके धो डालता है हमारे भाई कोड को। पर यहाँ पर जो कोड ने किया है वो ये है कि हमारे भाई कोड ने अपने क्लॉक ग्रिम का एबिलिटी यूज करके 10 टेल्स को डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट कर दिया था। अब क्योंकि कोड का जो क्लॉक ग्रिम का एबिलिटी है वो बेसिकली एक शिनजुत्सु है, उसकी वजह से एक एडवर्स इफेक्ट होता है 10 टेल्स के ऊपर। हाँ, कोड कई सारे ह्यूमनॉइड्स बीस्ट क्रिएट कर पाता है 10 टेल्स के जरिए से डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में बांट के, बट द एंड ऑफ द डे वो सब सारे 10 टेल्स को नहीं बांट पाता है ठीक तरीके से डिफरेंट ह्यूमनॉइड फॉर्म में। तो इसी के वजह से कोड के क्लॉक ग्रिम के एबिलिटी की वजह से जो उसने यूज किया है 10 टेल्स के ऊपर, उसकी वजह से हम लोगों को ये डिवाइन ट्री पीपल रेजरेक्ट होते हुए देखते हैं। अब ये जो डिवाइन ट्री पीपल है उन लोगों ने अपने आप को रेजरेक्ट किया है किसी न किसी को एज अ बेस लेके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोइकी काज़ेमात्सुरी को बेस लेके, या ट्री में बदल के हम लोग देख रहे थे मोइकी काज़ेमात्सुरी का क्लोन तरीके का एक इंडिविजुअल। हम लोगों ने बग का बेसिकली बग को एज अ बेस लेके या बग को ट्री में बदलते हुए जो उसके जरिए से रेजरेक्ट होता है वो होता है मोमोशी। सासुके को बेस लेके हम देखते हैं हिदारी को बनते हुए, और कई सारे कैरेक्टर्स किसी न किसी को बेस लेके बनते हैं जैसे। पर जो एक बंदा जो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है 10 टेल्स का, जो डायरेक्टली 10 टेल्स से ही आता है, उससे डायरेक्टली वो बना हुआ है, वो है हमारा भाई जूरा डिवाइन ट्री पीपल को लीड कर रहा है। वो लीडर है यहाँ पर। उसके अंडर मात्सुरी, हिदारी, मोमोशी, रियो, सब सारे लोग उसके अंडर ही आते हैं और यूनानिमसली सब सारे लोग उसी का ही बात मानते हैं, उसको ही उन लोग लीडर की तरह देखते हैं। और ये जो भाई हमारा जूरा है, ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ओवरऑल जो डिवाइन ट्री पीपल है हमने देखा है कि किस तरीके से उन लोग जिस किसी भी लोग को एज अ बेस लेके उन लोग रेजरेक्ट हुए हैं, उन लोगों के क्लोज रिलेटिव को या उन लोगों के लव्ड वंस को उन लोग बेसिकली टारगेट करते हैं, या उनके इंस्टिंक्ट उनको कहता है कि उन लोग बेसिकली डिवावर करे उस इंडिविजुअल को। तो हमने देखा है हिदारी के केस में जो बेसिकली सासुके का क्लोन एक तरीके से है, वो बेसिकली टारगेट कर रहा है सारादा को। हमने मात्सुरी के केस में देखा है कि वो डिवावर करना चाहती थी कोनोहामारू को, तो वो वहां पर हमको दिखाई दे रहा था। मोमोशी एदा को टारगेट कर रहा था। तो हमारा भाई जूरा भी यहाँ पर टारगेट कर रहा है, और उन लोग सब सारे लोग अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन लोग नए नए रेजरेक्ट हुए हैं, अभी उन लोग नए नए इस पूरे दुनिया में आए हैं, तो उन लोग अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो एक हमको प्राइमल नेचर दिखाता है किसी भी लिविंग एग्जिस्टिंग क्रीचर का। वो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो, या जिस इसके ऊपर उन लोग काम कर रहे हैं या उनके ऊपर उन लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो जूरा का जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो उसको ड्राइव कर रहा है, वो है नारुतो उज़ुमाकी को बेसिकली कंज्यूम करने का। पर ये जो हमारा भाई जूरा है वो बहुत ज्यादा हंग्री है नॉलेज के लिए, बहुत ज्यादा एक लस्ट है उसमें, बहुत ज्यादा एक थर्स्ट है उसमें नॉलेज के लिए। हम उसको हमेशा बुक रीड करते हुए देख रहे हैं, और वो बोलते हुए हमको दिखाई दे रहा था किस तरीके से जितना मैं और जानने की कोशिश करता हूँ उतना मुझे और समझ
समझ में नहीं आता है कि ये दुनिया क्या है। तो वो हमको दिखाई दे रहा था कि जूरा के केस में एक क्यूरियोसिटी का भी एंगल हमको दिखाई दे रहा था जो स्ट्रांगली परसिस्ट करता है उसके कैरेक्टर में। वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है उसके कैरेक्टर में। मुझे जो एक बात जूरा के बारे में पसंद आया वो ये है कि जूरा को हम लोगों ने इस पूरे सीरीज में कभी भी फुल स्ट्रेंथ पे फाइट करते हुए देखा ही नहीं है। फुल स्ट्रेंथ छोड़ दे, मतलब वो 50% भी अपने स्ट्रेंथ पे फाइट नहीं करता है। हमने देखा था कि जूरा इवेट करता है कोनोहा विलेज को, वो बेसिकली नारुतो के तलाश में आया था। उसी टाइम पे जूरा वर्सेस हिमावारी के बीच में हमको फाइट दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फाइट था, पर हिमावारी के अंदर हमको हमारा भाई कुरामा दिखाई देता है। तो बेसिकली यहाँ पर हिमावारी कुरामा के पावर को यूटिलाइज करते हुए वो जूरा के अगेंस्ट फाइट करती है। जूरा यहाँ पर बीजी बॉम्ब पे बीजी बॉम्ब मारे जा रहा था हिमावारी के ऊपर। हिमावारी बहुत ही एक अच्छा काम कर रही थी इस पूरे फाइट में स्टे इन करने के लिए, इस पूरे फाइट को बेसिकली किसी न किसी तरीके से मैनेज करने में। हम देख भी रहे थे कि एक टाइम पे जूरा बोलता है कि मे बी अभी वो सोच रहा है कि वो मतलब सीरियसली ले इस पूरे फाइट को। तो वही एक बड़ा स्टेटमेंट था हिमावारी के लिए मेरे हिसाब से। प्लस उसने तभी ही उसी मोमेंट पे उसने अपने ये पावर अवेकन किया था। उसने चोजिन को देखा कि चोजिन का एक उसके छाती में छेद हो जाता है, स्टमक में छेद हो जाता है। जूरा बेसिकली वही करता है और उसी को देख के हम देखते हैं कि इवेंचुअली हिमावारी ये पावर जो था उसके अंदर टैप इन कर पाती है। हमको कुरामा का एंगल दिखाई देता है। बट ये पूरा फाइट अच्छा था, बहुत ही कूल था। कूल हमको सीक्वेंस दिखाई दिया था, फाइटिंग स्ट्रक्चर अच्छा था। बट द एंड ऑफ द डे हम क्लियरली देख रहे थे कि जूरा मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। प्लस इनिशियली जब जूरा आया था कोनोहा विलेज में तब वो कन्फ्रंट भी करता है हमारे भाई कावाकी को। इस टाइम पे कावाकी के बॉडी के ऊपर लिमिटर बैठाया गया था तो इस वजह से वो फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था। पर ये टाइम पे जूरा बहुत ही गंदी तरीके से कुत्ते तरीके से मारता है कावाकी को, बहुत ही गंदी तरीके से धो डालता है वो कावाकी को। कावाकी कुछ भी मैच नहीं था जूरा के अगेंस्ट। आगे चलते हुए सीरीज में जब बोरुतो और ग्रुप मैनेज कर पाते हैं हिदारी को मारने के लिए, तब हम देखते हैं कि हिदारी बेसिकली एक बल्ब में बदल जाता है, एक चाकरा सोल में या चाकरा बल्ब में बदल जाता है वो। बोरुतो को ये चाकरा बल्ब या चाकरा सोल के बारे में पता था और बोरुतो को पता था किस तरीके से वो बेसिकली ये चाकरा बल्ब की मदद से वो अपने मास्टर को फिर से रिवाइव कर सकता है या ओरिजिनल स्टेट में लेके आ सकता है वो। तभी हम देखते हैं कि जूरा इंटरवीन करता है। जूरा बेसिकली अपने शार्प शूटिंग के एबिलिटी की मदद से वो बेसिकली हमको पता है कि जूरा हमेशा बीजू बॉम्ब पे बीजू बॉम्ब मारते जाता है। उसके पास हमारे भाई जूरा के पास लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपिंग स्किल भी है। हम देखते हैं कि वो स्नाइप करता है बोरुतो को बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर से। और यहाँ पर ही जूरा बहुत ज्यादा क्रिटिकल था बोरुतो को लेके, क्योंकि जूरा को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर कि बोरुतो को कैसा पता है चाकरा सोल के बारे में, वो सब सारी चीजों के बारे में कैसे बोरुतो को पता है। हमको पता है कि ये सब सारी चीजें हमारे भाई काशिन कोची के प्रेमिनेशन में आया था, वो सब सारी चीजें है इस वजह से बोरुतो को पता है। पर जूरा को नहीं पता है कि ये सब सारी चीजें बोरुतो को कैसे पता है। तो जूरा स्पेसिफिकली ये पूरे इंसिडेंट के बाद एक वो जेन्युइन एफर्ट डालता है बोरुतो को टारगेट करने के लिए। तो इवेंचुअली स्टोरी में आगे चलते हुए जब लैंड ऑफ सैंड का इंसिडेंट होता है जहां पर शिंकी अपने आप को सेक्रीफाइस करता है गारा को बचाने के लिए और शिंकी के शिंकी को एज अ बेस लेकर रियू का फॉर्मेशन होता है। तो तब हम देखते हैं कि कोनोहामुरा ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है इन सब सारी चीजों में। और ये पूरे फाइट में रियू वर्सेस कोनोहामुरा, मीत्सुकी, सारादा और जो योदो, आराया, ये सब सारे लोग थे। इन सब सारे लोगों के फाइट में हम इवेंचुअली देखते हैं कि बोरुतो को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। एक्चुअल में बोरुतो को इन्वॉल्व होना नहीं था यहाँ पर बोरुतो इन्वॉल्व होता है। बोरुतो इन्वॉल्व हो के सब सारा जो काशिन कोची का जो प्रेमोनिशन था वो सब सारी चीजें रीराइट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्योंकि बोरुतो इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुआ था तब जूरा एक ये पक्का बात था कि जूरा इन्वॉल्व होने वाला था, क्योंकि जूरा टारगेट कर रहा था स्पेसिफिकली वो टारगेट कर रहा था बोरुतो को, क्योंकि बोरुतो को कई सारी चीजें पता था जो जूरा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था क्यों बोरुतो को ये सब सारी चीजें पता है। तो हमको इवेंचुअली बोरुतो वर्सेस जूरा के बीच में फाइट दिखाई देता है। बोरुतो बहुत सारे एबिलिटीज यूज करता है, वो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु एबिलिटी यूज करता है, वो कॉम्बिनेशन एबिलिटी यूज कर रहा था, वो उज़ुहिको एबिलिटी यूज करता है। बोरुतो यहाँ पर ऐसा कोई जुत्सु नहीं था वो जो यूज नहीं करता है, ठीक है, वो सब सारी चीजें यहाँ पर यूज करता है एक तरीके से जूरा को पिन डाउन करने के लिए। पर हम देख रहे थे कि बोरुतो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है जूरा के अगेंस्ट। जूरा बार बार रिकवर करे जा रहा था, वो नगेट करता है उज़ुहिको को, वो राशिंगन पे राशिंगन अपने बॉडी के ऊपर खाए जा रहा था, बोरुतो उसको कट किए जा रहा था, पर कुछ होता नहीं है, वो रिकवर कर लेता है बहुत आसान तरीके से हमारा भाई जूरा। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि कावाकी का एंट्री होता है इस पूरे सीन में। कावाकी वर्सेस जूरा का फाइट काफी कूल फाइट था। अब हालांकि कावाकी ने भी वही किया जो बोरुतो कर रहा था। कावाकी ने अपने बॉडी के ऊपर से लिमिटर हटा के वो यहाँ पर आया था और बेसिकली उसने अच्छा खासा मारा था हमारे भाई जूरा को। पर यहाँ पर हम देख रहे थे कि नहीं, कुछ भी जूरा के अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा था। जूरा रिकवर कर पाता है, वो वुड स्टाइल एबिलिटी यूज करता है, बहुत ही आराम तरीके से वो अपने कुर्सी पे बैठा हुआ था और बड़बड़े जा रहा था, मतलब क्या क्या अपनी बकचोदी करे जा रहा था वो कावाकी। और
और बोरुटो के साथ। हाँ, अब एक बात यहाँ पर ये भी नोट करने लायक है कि हालांकि कावाकी की बॉडी से ऊपर से लिमिटर हटा था, फिर भी हम यहाँ पर देख रहे थे कि कावाकी और बोरुटो दोनों लोगों को पता था कि उन लोग हमारे भाई जूरा को हरा नहीं सकते। उनको पता था कि यह बंदा बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, और अभी उनकी जो बेसिकली उनका स्ट्रेटेजी था, जब बोरुटो और कावाकी काइंड ऑफ फेस ऑफ कर रहे थे जूरा के अगेंस्ट, जहाँ पर कावाकी फाइट कर रहा था जूरा के अगेंस्ट और बोरुटो बेसिकली उन्हें कॉन्सेंट्रेट कर रहा था अपने मार्किंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि वो फ्लाइंग रेंजिंग जुत्सु परफॉर्म करके यहाँ से इस पूरी सिचुएशन से एस्केप कर पाए। वो उन लोगों का बेसिकली एक रिट्रीट प्लान था जूरा के अगेंस्ट। तो कभी भी उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि उन लोग बेसिकली हरा सकते हैं जूरा को। तो ये हमको बताता है कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा इस बंदे से। जूरा का कैरेक्टर जिस तरीके से बोरुटो सीरीज में डेवलप हुआ है, वहां पर हम देख रहे हैं कि जूरा बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है ये कॉन्सेप्ट को लेके, जो है लव का कॉन्सेप्ट। जूरा को समझ नहीं आ रहा है, जूरा बेसिकली कोई भी रैशनल सेंस नहीं कर पा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ लव क्या है। जूरा के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है उसको कि क्यों ये लव की वजह से कई सारे लोग अपने आप को या अपने जान को खतरे में डाल देते हैं। जूरा का जो पूरा अप्रोच है लव को लेके, वो बहुत ज्यादा रैशनल, बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक है। इस वजह से जूरा समझ नहीं पा रहा है लव को लेके क्या है ये। तो जब कावाकी और जूरा के बीच फाइट चल रहा था, तो हम देखते हैं कि हमारा भाई जूरा बोलता है कि किस तरीके से हिमावारी ने लव के वजह से वो फाइट कर रही थी, उसने देखा इनोजिन के ऊपर चोट आया था या उसका जान खतरे में था, तो इस वजह से हिमावारी ने बेसिकली पुश किया था जूरा को, या वो फाइट करती है जूरा को। उसको पता था कि वो जीत नहीं पाएगी, पर फिर वो फाइट कर रही थी। बाद में हमारा भाई जूरा यहाँ पर सारादा का एग्जांपल देता है, किस तरीके से सारादा ने बहुत ही एक टफ सिचुएशन में वो अपने मांगे की उशारी का ओवरकम करके बेसिकली उन्हें रियो को हराती है। प्लस वो यहाँ पर कावाकी का भी एग्जांपल दे रहा था कि कावाकी किस तरीके से उसके साथ फाइट कर रहा है एंड मोमेंट पे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कावाकी कुछ चैलेंज रहेगा, क्योंकि प्रीवियसली भी जूरा ने कावाकी के साथ फेस किया था, पर तभी उसने कुछ कर नहीं पाया था हमारा भाई कावाकी। तो यहाँ पर कुछ कर पाया था, इस वजह से जूरा बोल रहा था कि तूने भी ये लव की वजह से ये बेसिकली जो कुछ भी किया है वो किया है। तो जूरा जेन्युइनली समझना चाहता था, जूरा जेन्युइन एक एफर्ट डाल रहा है समझने के लिए कि ये प्यार क्या है, क्या ये है प्यार। प्लस हमने देखा है कि जो जूरा का टारगेट है, जो जूरा का इंस्टिंक्ट है किसी के ऊपर अटैक करने का या किसको कंज्यूम करने का, वो है नारुतो उज़ुमाकी। इसी वजह से वो गया था कोनोहा विलेज में, पर उसको वो वहां पर मिलता नहीं है, तो उसने डिड्यूस किया कि नारुतो उज़ुमाकी का डेथ हो गया है सच में। पर कावाकी के साथ फाइट करके जूरा को समझ में आया, जूरा ने बेसिकली डिडक्ट किया है कंक्लूजन कि नारुतो का डेथ हुआ नहीं है, नारुतो अभी तक जिंदा है। और यहाँ पर हमारा भाई जूरा बेसिकली अभी भी वो बेसिकली अपना एक अर्ज जता रहा है या अपनी एक चाह जता रहा है कि वो नारुतो को कंज्यूम करना चाहता है, और वो अंडरस्टैंड करना चाहता है लव का कॉन्सेप्ट, क्योंकि नारुतो ने सब सारे टेल बीस्ट के साथ ये बेसिकली बॉन्डिंग क्रिएट किया था। हमको बताया कि सब सारे टेल बीस्ट ने नारुतो के साथ बेसिकली अपना पावर शेयर किया था। तो यहाँ पर जूरा बोल रहा है कि वो भी हुआ था लव की वजह से। तो जिस तरीके से इकिमोटो इस कैरेक्टर को लिख रहा है, जूरा के कैरेक्टर को लिख रहा है, और जूरा का एक जेन्युइन एफर्ट है लव के कॉन्सेप्ट को समझने का, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी जूरा का जो कैरेक्टर है वो जब खत्म होगा, जब कोई भी उसका एंड होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फाइनल विलन है वो सब सारी चीजें, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लव का एस्पेक्ट एक हैवी रोल प्ले करेगा, जहां पर जूरा थोड़ा समझ पाएगा लव को कि लव होता क्या है, या वो किसी न किसी तरीके से लव का एक्सपीरियंस कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फिटिंग एंड रहेगा इस पूरे कैरेक्टर का, अगर वो होता है तो। मेरे हिसाब से जूरा काफी एक सिंपल कैरेक्टर दिखाई देता है ऑन सरफेस, बट ये काइंड ऑफ अ ब्लैंक स्लेट है हमारे भाई इकिमोटो के पास, कि इकिमोटो इसके ऊपर कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि ये 10 टेल्स से, ये डायरेक्टली 10 टेल्स से आता है, और इकिमोटो के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से इसके नैरेटिव में। अब हमको पता है कि क्योंकि ये डायरेक्टली 10 टेल्स से आता है, तो 10 टेल्स को भी अगर हम देखेंगे, 10 टेल्स की हिस्ट्री को देखेंगे, 10 टेल्स क्या है, तो 10 टेल्स एक टेक्नोलॉजी है, एक पीक टेक्नोलॉजी है उत्सुत्सुकी क्लैन का ऑर्गेनिक फॉर्म में, जिसके जरिए से उन लोग अपने आप को एलिवेट करते हैं एक तरीके से। पर हम लोगों ने 10 टेल्स को कभी भी हमने ये नहीं देखा है 10 टेल्स को कोई केयर करते हुए, लव करते हुए, वो सब सारी चीजें हमने देखा नहीं है। हमने देखा है कि सेज ऑफ सिक्स पैथ ने 10 टेल्स को एक टाइम पे डिफरेंट पीसेस में डिफरेंट टेल बीस्ट में बांट दिया था, तो वो हमने देखा है। और हमने देखा है कि वो टेल बीस्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा है नारुतो वर्स में। अब ये जो हम लोग बोरुटो में 10 टेल्स देख रहे हैं, जो बेबी 10 टेल्स है, बेबी वर्जन ऑफ 10 टेल्स है, हमको पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में इसके, कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे यहाँ पर है, वो सब सारी चीजें कुछ भी हमको पता नहीं है। हमने देखा है कि इश्के उत्सुत्सुकी जब
जिगन के बॉडी के ऊपर था, तब हम देख रहे थे जिगन बेसिकली उन्होंने बहुत ही ब्रूटल तरीके से टेन टेल्स का पावर बेसिकली एब्जॉर्ब करे जा रहा था अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमेशा से टेन टेल्स को एक कैनन फॉडर की तरह देखा गया है, हमेशा से टेन टेल्स को अब्यूज किया गया है एक तरीके से बार बार। तो क्योंकि अब जूरा एक डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है टेन टेल्स का, पार्शियल टेन टेल्स का, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि इकिमोटो कैसे लिखता है इसको, क्योंकि डायरेक्शन वाइज बहुत सारे डायरेक्शंस में ये जा सकता है। ठीक है, मे भी हमको पता चले जूरा के जरिए से कि ये बेबी टेन टेल्स आया कहां से था, तो वो सब सारी चीजें भी कर सकता है इकिमोटो। इकिमोटो के पास फ्रीडम है कि वो किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर एक्सट्रैपुलेट कर सकता है। मे बी वो टेन टेल्स के एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सट्रैपुलेट कर सकता है, मे बी वो वर्ल्ड के ऊपर एक्सट्रैपुलेट कर सकता है कि ओत्सुस के क्लैन के ऊपर कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जिस किसी भी डायरेक्शन में इकिमोटो जाना चाहता है यहाँ पर उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है कि वो बेसिकली एक्सपांड कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो वो एक बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज है जूरा इस कैरेक्टर का, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक ब्लैंक स्लेट है जिसके ऊपर इकिमोटो अगर अच्छी तरीके से ड्रॉ करेगा लिखेगा तो पोटेंशियल है यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ बनते हुए। ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा यहाँ पर। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाह रहा था जूरा के कैरेक्टर को लेके। तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार जूरा के कैरेक्टर के बारे में? पहला मेजर विलन था मोमोशिकी, बाद में इशिकी ओत्सुत्सु के, अभी हमको जूरा दिखाई दे रहा है। तुम्हारा कौन सा फेवरेट था? तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है जूरा के कैरेक्टर को लेके? तुम कैसे देख रहे हो इसको डेवलप होते हुए इस पूरे सीरीज में? क्या तुम लोग इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देख रहे हो या ये शॉर्ट टर्म में लिपट जाएगा? क्या तुम लोग सोच रहे हो इसके बारे में? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तुम मुझे याद रखेगा वी आर पे ख्याल रखो अपना। पीस मेरे भाई।